Hello students, please open your history book, page number 32 and see point number 3 and early empire. As I said you to study the point number 3 to 4 and I am going to explain these points. And early empire यानी एक प्रारंभिक साम्राज्य that was Mauryan Empire, that was Mauryan Empire, and it was established in 321 BC. Who was the founder of this empire? The founder of this empire was Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. You can learn easily 321 BC. It was established in 321 BC. You know that. And it was extended even to northwest Afghanistan and Baluchistan. ठीक है, मतलब इसका जो है मगध से लेकर के जो है नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जो है विस्तार था। एंड अशोक वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पौत्र था। ही कॉन्क्यूर्ड कलिंग, कलिंग विच इज इन प्रेजेंट टाइम उड़ीसा। अब इसने जो है अशोक ने कलिंग पर भी जो है विजय प्राप्त कर ली। तो अब इनका राज्य जो है ये अफगानिस्तान से लेकर के जो है इंडिया में उड़ीसा तक पूरा फैल चुका है। मतलब इट बिकेम ए वेरी लार्ज एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। ठीक है, चलते बेटा पॉइंट 3.1 फाइंडिंग अबाउट मौर्य सोर्सेज। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। फाइंडिंग अबाउट मौर्य सोर्सेज। What are the sources through which we can know about the Maurya Empire? Those are historical finds. Historical finds. Megasthenes, who was a Greek ambassador, अर्थशास्त्र written by कौटिल्य और चाणक्य। चलिए हम वन बाई वन देखते हैं बेटा। हिस्टोरिकल फाइंड्स, जो हमें ऐतिहासिक चीज़ें मिली हैं, इसमें एक्सकवेशन में जो कुछ हमको जो है इंस्क्रिप्शंस मिली हैं या स्टेच्यूज मिली हैं या क्वाइंस मिले हैं, उनके आधार पर हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी पाते हैं। ठीक है सर। और नेक्स्ट बेटा मेगास्थनीज। हु वाज मेगास्थनीज? मेगास्थनीज वाज ए ग्रीक एम्बेसडर and uh, he was appointed in चंद्रगुप्त मौर्य किंगडम, चंद्रगुप्त मौर्य स्टेट। वह चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो है एक राजदूत के रूप में जो है आया था, राजदूत के रूप में काम करता था। और वो कहाँ का था? यूनान का था। ठीक है ना। उसने जो है बहुत कुछ अपने टेक्स्ट में लिखा है इसके बारे में, उसके द्वारा जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरी चीज क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र was written by कौटिल्य। Who was कौटिल्य? He was also called चाणक्य। उसे जो है चाणक्य भी कहा जाता था। एंड ही was the minister of चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेटा चाणक्य जो था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, है ना। He often advised him in many ways। वह उन्हें जो है तमाम बातों में जो अपनी सलाह दिया करता था। नेक्स्ट बेटा हमारा लिटरेचर। जो हमें लिटरेचर प्राप्त हुई है उनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। उस समय की जो लिटरेचर थी उसे हम BJPS यानी बुद्धिस्ट, जैना और पुराणिक, बुद्धिस्ट, जैना एंड पुराणिक, इन सब की जानकारी मिलती है। एंड ऑल वेयर रिटन इन संस्कृत। सारी की सारी चीज़ें जो है संस्कृत में लिखी गई है। उन लिटरेचर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, जो अशोक के जो है अभिलेख मिले हैं हमको इंस्क्रिप्शन, उससे पता चलता है। धम्मा, व्हाट वाज धम्मा? धम्मा वाज ए टाइप ऑफ रिलीजन। सुने, इट वाज ए टाइप ऑफ रिलीजन एंड इट वाज carved on the inscriptions. There were four things mainly. The first was
वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का जो है सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड बी काइंड हार्टेड एंड should respect the Brahmins. Who were Brahmins? Those people who were the member of Brahman families. Beside it, those people who give up the world and worship. Hmm. Their work was only to worship. वे लोग जो कि सब कुछ संन्यास के रूप में छोड़ दिए हैं और पूजा पाठ करना जिनका धर्म था, जिससे कि आप जो है मॉन्क्स कह सकते हैं, ठीक है ना, उनका सम्मान करें, उनके प्रति दयालु बने। एंड फॉर स्लेव्स, जो स्लेव्स थे यानी जो दास लोग होते थे, उनके प्रति आपको जो है सही ट्रीट करना चाहिए, सही व्यवहार करना चाहिए। और अदर्स यानी कि जो अदर्स रिलीजन है, जो अदर्स रिलीजन है उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। दीज वर फोर थिंग्स। क्या है धम्मा में, कौन सी बातें थी? वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट एंड बी काइंड हार्टेड टू ब्राह्मण, वी शुड ट्रीट very well in a proper way with slaves, and we should respect other religions, हमें दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें जो है अशोक के इंस्क्रिप्शंस में मिली थी, तो इनके द्वारा हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी पाते हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम पॉइंट 3, पॉइंट 2, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर यानी साम्राज्य का प्रशासन। तो चलिए चलते हैं बेटा। इन मौर्य एम्पायर देयर वर 5 पॉलिटिकल सेंटर्स, तो मैंने बेटा 5 जो है राजनीतिक केंद्र बनाए गए थे। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वॉज पाटलिपुत्र, you know very well that Patliputra was the capital of मगध, है मगध की राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र को, और इससे पहले जो राजगढ़ थी, ठीक ना, बट इन 4th सेंचुरी इट वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र एक था। दूसरा था बेटा उज्जैनी, और थर्ड था आपका तक्षशिला, ठीक है। फोर्थ था आपका तोसाली, एंड फिफ्थ था जो है सुवर्णगिरी। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में हम। पाटलिपुत्र जो है वो इनकी राजधानी थी, पूरे मौर्य साम्राज्य की अब भी रही। और उज्जैनी और तक्षशिला ये कहाँ पड़ते थे? ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स इन पे पड़ते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पे पड़ते थे। बहुत सोच समझ के इनको सेंटर बनाया गया था। इसके अलावा तोशिला और सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी के बारे में सुन लीजिए। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। स्वर्ण मीन्स बेटा गोल्ड, एंड गिरी मीन्स माउंटेन, मतलब द माउंटेन ऑफ गोल्ड, यानी इसका मतलब है कि देयर वेयर फाउंड मेनी टाइप ऑफ माइंस ऑफ गोल्ड, वहाँ पे जो है सोने की खदानें मिलती थी, ठीक ना, इसलिए इसका नाम दिया गया सुवर्णगिरी। एंड इट इज इन कर्नाटक स्टेट, आज भी कर्नाटक स्टेट में ये है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अगला, as you know that Maurya Empire was spread on a very large land, such as it was spread from northwest, ये बेटा NWFP है, NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में पड़ रही है, ठीक है ना। फ्रंटियर प्रोविंस जो है पाकिस्तान के हिस्से में था, वहां से लेकर के ये उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, समझ बेटा। तो क्या वहां पे सारी जगह पे एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी? Was it possible? No बेटा, it was, perhaps it was not possible, बहुत मुश्किल था। सब जगह जो है एक जैसी वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती थी, समझ रहे हैं।
क्योंकि उतने बड़े साम्राज्य को जो है संभालना और एक जैसे नियम कानून चलाना ये बहुत मुश्किल था, ठीक ना। इसका मतलब कि वहाँ पे सब जगह एक जैसा प्रशासन नहीं चल पाता था, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं बेटा, मेगास्थनीज कमेटी। वी आर स्टडिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, यानी साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कैसे चलता था। तो ये हमें पता चला कि 5 जो है सेंटर बनाए गए थे, हाँ। वो थे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, तोसाली और सुवर्णगिरी। सब जगह एक जैसा प्रशासन नियम कानून नहीं चल पाता था, ये संभव नहीं था। तो बाकी बातें हमें कैसे पता चल रही हैं, ये हमें पता चल रही है मेगास्थनीज कमेटी से। मेगास्थनीज, ठीक ना, वाज मेगास्थनीज, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर एंड ही रोट इन हिज टेक्स्ट। उसने जो है जो दस्तावेज लिखे हैं उसमें उसने लिखा है, ही हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट 6 सब कमिटीज, यानी एक तो जो प्रमुख समिति थी और दूसरी जो है उसके अलावा 6 सब कमिटीज थी, उप समितियां बनाई गई थी। बौद्ध साम्राज्य में 6 उप समितियां बनाई गई थी, ठीक ना। दोज कंट्रोल द मिलिट्री एक्टिविटीज, जो सैन्य क्रियाओं को जो है बैलेंस करती, संतुलित करती थी, उन्हें जो है कंट्रोल करती थी, ठीक है। और वो 6 समितियां कौन कौन सी थी और क्या काम करती थी, व्हाट वर द वर्क्स ऑफ दोज 6 सब कमिटीज। देखिए, फर्स्ट कंट्रोल नेवी, उसका काम जो है नेवी को कंट्रोल करना था, यानी कि जो जल सेना थी उसको कंट्रोल करना था, पहली उस समिति का काम, ठीक है। और दूसरी जो थी वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोविजंस का काम करती थी, यानी जो भी मटेरियल है उसको जो है हमें भेजना है, कहाँ कहाँ पहुँचाना है, किससे भिजवाना, उसमें बुलेट कार्ट का यूज किया जाता था। तो बुलेट कार्ट की व्यवस्था करना, और जो भी सैनिक हैं या जो भी उस पर जो है काम कर रहे हैं लोग उस साइट पे जहाँ हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराना। फॉर्डर, जो पशु लगे हुए हैं, चाहे वो बैलगाड़ी में हो या घोड़े हो, हाथी हो, सेना में जो भी हो, उन सबके लिए फॉर्डर, चारे की व्यवस्था कराना। रिक्रूट सर्वेंट्स, सेवकों की जो है भर्ती करना। और आर्टिसंस, यानी दूसरे आर्टिसंस की भर्ती करना, ताकि जो है जो भी उनके वीपन्स हो उनको रिपेयर किया जा सके। ये सब काम देखती थी दूसरी उपसमिति जो कहलाती थी, यानी जो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को देखती थी, ये, ठीक है। तीसरी समिति जो थी वो फुट सोल्जर्स को देखती थी, उनकी देखभाल करती थी, ठीक ना। फुट सोल्जर्स यानी पैदल चलने वाले जो सिपाही थे, उनका निरीक्षण जो है, उनकी सारी व्यवस्थाएं तीसरी समिति देखती थी। चौथी समिति जो थी वो हॉर्सेस, घोड़ों की व्यवस्था संभालती थी। और जो 5वीं समिति थी वो चैरियट्स, जो रथ होते थे ना, चैरियट्स, रथों की व्यवस्था देखती थी। 6ठी समिति एलिफेंट्स, जो सेना में हाथी होते थे, उनका देखभाल करती थी। तो चलिए, ये मेगास्थनीज की कमेटी जो थी उसने क्या उसमें बताया है, द कमेटी अपॉइंटेड 6 अदर सब कमिटीज एंड दोज कंट्रोल्ड मेनली टू मिलिट्री एक्टिविटीज सच एज, पहली नेवी को, दूसरी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को, तीसरी वो फुट सोल्जर्स को यानी पदयात्री पैदल सिपाहियों को, और चौथी घोड़ों को, 5वीं रथों को, और 6ठी जो है हाथियों की देखभाल करती थी, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट है आपका धम्मास। व्हाट इज द धम्मास, व्हाट वाज धम्मास? धम्मास वाज ए काइंड ऑफ रिलीजन, ठीक ना। धम्मास वाज ए काइंड ऑफ रिलीजन, और it was very simple and universal. It was very simple and universal. And to speak the Thomas, Chandragupta Maurya appointed धम्मा महात्मा, यानी धम्म महात्मा की जो उन्होंने नियुक्ति की थी ताकि वो उनका प्रसार कर सकें। धम्म महात्मा ये कहलाते थे। और उस धम्मास में क्या बातें थी, अभी हमने ऊपर आपसे बताया कि वो 4 बातें थी। कौन कौन सी?
हाँ ये रहा आपका धम्माज में जो है 4 बातें थी। एल्डर्स बड़ों को सम्मान देना, ब्राह्मण्स उनकी जो है उनका सम्मान करना और उनके प्रति दयालु होना, स्लेव्स उनके साथ सही व्यवहार करना, और अदर्स यानी दूसरे जितने भी रिलीजन्स हैं उनके साथ समान व्यवहार करना, समान सम्मान देना। 4 बातें थी। एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देना, स्लेव्स के साथ सही ट्रीट करना, और अदर्स रिलीजन के साथ जो है रेस्पेक्टेड होना, ठीक ना। तो ये थम्मास की बातें जो उन्होंने जो है ये चारों तरफ प्रचार के लिए धम्म महात्म की नियुक्ति की थी। और धम्मास क्या था? इट वॉज वेरी सिंपल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, बहुत ही साधारण थी और जो है सार्वजनिक जो है नियम कानून से ये भरा हुआ था। नेक्स्ट है बेटा, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। अब ये साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? 3.3। तो चलिए देखते हैं बेटा। You know it very well that in the 19th century, our country India was under colonial। 19वीं शताब्दी में हमारा देश जो है एक उपनिवेशक राज्य बन चुका था। किसका? ऑफ ब्रिटिशियंस, अंग्रेजों का। समझा? और वो जो है दोज ब्रिटिशियंस वेर सो कीन, सो fond of to know about the past histories of Indian culture that they used to excavate many places, and beside it our Indian leaders also were also inspired from Ashoka, the grandson of चंद्रगुप्त मौर्य। यानी 19वीं शताब्दी में बेटा हमारा देश जो था वो एक उपनिवेशक राज्य बन चुका था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो यहाँ के इतिहास को जानने के बड़े उत्सुक थे, क्योंकि पुराने समय की तमाम चीज़ें मिल रही थी। तो वो हमेशा जो है या एक्साइटिंग होकर के जो है इनको खुदाई का काम करवाते थे, तरह तरह की जानकारियाँ लेने का काम करते थे। और जब अशोक के बारे में पता चला कि दैट अशोक वॉज ए ग्रेट एम्परर ऑफ मौर्य एम्पायर, he was so humble, so kind hearted and so powerful। तो इन सब बातों को देख करके जो है जो इंडियन लीडर थे वो लोग भी काफ़ी इंस्पायर हुए थे, ठीक ना। और अशोका इज शोन एज एन इंस्पायरिंग फिगर। इन्हें जो इंस्पायरिंग फिगर के रूप में जो है जाना जा रहा है। ही वॉज सो हम्बल, बहुत विनम्र थे, जेंटल नेचर के थे, ठीक ना। अशोका वॉज पावरफुल, यानी हिज स्टेट वॉज सो पावरफुल, उनके पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी। ऐसी बात नहीं कि वो हम्बल थे तो जो है ही वॉज सो वीक, नो, ही वॉज सो पावरफुल। बिसाइडेड हिज स्टेट वॉज इंडस्ट्रियस टू, उनके राज्य में जो औद्योगिकरण भी जो है हुआ था। मतलब जो है माइंस पाई जाती थी, उनसे वेपन्स टूल्स बनाए जाते थे, ठीक ना। तो अशोकास एम्पायर वॉज वेरी पावरफुल एंड प्रॉस्परस, इट मीन्स यानी बहुत जो शक्तिशाली था, बहुत समृद्ध था। बट इवन देयर वेयर सम ड्रॉबैक ऑफ दिस एम्पायर, फिर भी जो है इसके कुछ ड्रॉबैक है। व्हाट आर दोज? दोज आर even this state was so powerful and prosperous, but it could not extend itself more than 150 years। यानी 150 साल के बाद ही इसका पतन हो गया। सुना आप, 150 साल से अधिक ये चल नहीं पाया, ठीक ना। इंटायर सबकॉन्टिनेंट, इट कुड नॉट कंट्रोल द इंटायर सबकॉन्टिनेंट, ये पूरे उपमहाद्वीप पर जो अपना कंट्रोल सही तरीके से नहीं कर पाया था, ठीक ना। यूनिफॉर्म सेंट्रल, यानी ये चारों तरफ जो एक जैसी वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगा पाया था। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली जो सेंट्रल एरिया में, उसके आसपास तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके दूर के क्षेत्रों में जो है इसकी कंट्रोलिंग पावर जो है वीक होती चली गई थी। दैट वाज द रीजन दैट इज इट डिक्लाइन इवन आफ्टर 150 ईयर्स। समझ बेटा। एंड इन सेकेंड सेंचुरी देयर वेयर डेवलप्ड मैनी अदर स्टेट्स। दूसरी शताब्दी में जो दूसरे जो है कुछ दूसरे स्टेट्स जो है आने लगे थे। लेट अस नो विच वेयर दोस। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, ठीक है बेटा, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप।
न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप का मतलब क्या बेटा? किंगशिप, न्यू नोशंस, नोशंस मीन्स बेटा डिसिप्लिन्स, न्यू नोशंस, न्यू डिसिप्लिन्स ऑफ किंगशिप। किंगशिप का मतलब बेटा एज ए रिलीजन ऑफ किंगशिप, यानी राजधर्म के नए नए सिद्धांत। तो इसमें हम पढ़ेंगे 4.1 पॉइंट है आपका, चिप्स एंड किंग्स इन द साउथ। चिप्स एंड किंग्स इन द साउथ, व्हाट मीन्स चिप्स? किंग्स तो हम समझ रहे हैं, ठीक है बेटा, और चिप्स को हम क्या कह सकते हैं? चिप्स को जो है हम कह सकते हैं जैसे जस्ट लाइक द हेडमैन है, कोई हेड हो किसी ग्रुप का, उसे हम चीफ कहेंगे, सुने? जस्ट लाइक लीडर, आप नेता कह सकते हैं। अच्छा, जो पहले किंग होते थे, किंग जो राजा होते थे, उनके स्टेट को हम किंगडम कहते थे, ठीक ना? और जो चिप्स हैं, जो किसी एरिया के, उनके एम्पायर को हम चिफडम्स बोलेंगे, ठीक है ना? तो हु वेयर चिप्स, चलिए देखते हैं बेटा, हु वेयर चिप्स। तो बेटा चीफ वॉज ए पावरफुल मैन, द चीफ वॉज ए पावरफुल मैन whose position may or may not be, he was a powerful man and his position may or may not be hereditary, यानी उसका पद जो अनुवंशिक होता था, जो एक चीफ हुआ, जो एक सरदार हुआ, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यानी वो वंशानुगत चलता था। ये चल भी सकता था, नहीं भी, दोनों बातें हो सकती थी, यानी जो चीफ है वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन जो भी चीफ होता था, यह है ना आपका किन फोल्क सपोर्ट, जो भी चीफ होता था, किन ही अचीव्ड किन फोल्क सपोर्ट, मतलब ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स, उससे अपने परिवार के सदस्यों का सपोर्ट मिलता था। यानी चीफ्स कौन होते थे? वो पावरफुल मैन होते थे, उनका पद जो है हेरिडिटरी होता था, अनुवंशिक होता था, और उन्हें किन फोल्क सपोर्ट, परिवार के सदस्यों का जो है सपोर्ट मिलता था, ठीक है? और स्पेशल रिचुअल्स, कोई स्पेशल रिचुअल करना हो, अनुष्ठान करना हो, तो उसमें जो उसको लीडिंग करनी होती थी, लीडरशिप, नेतृत्व करना होता था, वर्ल्ड लीडर, और इस तरह से वो जो वर्ल्ड लीडर का जो है स्थान पा जाता था। और जहाँ कहीं भी डिस्प्यूट्स होते थे, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी समस्याओं को, विवादों को सुलझाना उसका कर्तव्य बन जाता था। तो समझ गए बेटा, हु वेयर चिप्स, चिप्स वेयर पावरफुल person whose position was hereditary and he achieved the support of his family members and he leaded the special rituals, जो भी जो है अनुष्ठान हो उसकी लीडिंग करता था, लीडरशिप एंड वर्ल्ड लीडर, he became the world leader and he solved the disputes in his states, ठीक है बेटा? तो ये बातें हुई। अब आगे चलते बेटा, जो किंग्स हुआ करते थे वो तो जो है टैक्सेस लिया करते थे, ठीक ना? लेकिन जो चिप्स होते थे, ही अचीव्ड द गिफ्ट्स फ्रॉम देयर सपोर्टर्स या कोवर्कर्स, यानी जो उनके अधीन होते थे उनसे वो गिफ्ट लेते थे, लोग गिफ्ट दिया करते थे। एंड व्हाट डिड ही डू, क्या करता था? He distributed the received gifts among all his co-workers, यानी जो भी उसको गिफ्ट मिलता था चिप्स को, उन सारे गिफ्ट को जो है बंटवा देता था, समझे आप? इसके अलावा द चिप्स हैड नो रेगुलर आर्मी और ऑफिशियल्स, उसके पास जो है कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी या अधिकारी नहीं होते थे, ऐसा होता था चिप्स, ठीक है ना बेटा? और चिप्स जिस एरिया का होता था उस एरिया को हम कहते थे चिफ्टम्स, ठीक ना? और ऐसे चिफ्टम्स कितने थे? वो 2003 स्टेट्स विच वेयर कॉल्ड चिफ्टम्स, विच वेयर दोज
चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ठीक ना। वो 3 बेटा राज्य थे जो चिफडम्स कहलाते थे, यानी सरदारों के जो थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ठीक है। और बेटा ये जो तीनों राज्य थे ना, कौन कौन से, चोल राज्य, चेर राज्य और पांड्या राज्य, ये तीनों जो राज्य थे ना, इन तीनों को मिला के इंक्लूडिंग 3 स्टेट्स वेयर कॉल्ड तमिलक्कम, इन्हें तीनों को मिला के तमिलक्कम कहा जाता था, या इसे हम तक कहते थे, ठीक ना। तक का मतलब जो है, इसमें तक में देयर वेयर 3 स्टेट्स इंक्लूडेड इन इट, उसमें 3 राज्य थे बेटा, कौन कौन से थे देखिए। तक देखिए, टी फॉर तमिल, ये है ना, टी फॉर तमिल, ए फॉर आंध्र, आंध्र स्टेट, आंध्र प्रदेश, एंड के फॉर केरला, ठीक है बेटा। तो ये 3 राज्य थे, ठीक ना, तमिल यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। 3 स्टेट्स वेयर इंक्लूडेड, विच वेयर कॉल्ड तमिलक्कम, ठीक है। एंड दीज स्टेट्स वेयर सो स्टेबल एंड प्रॉस्परस, बहुत ही मजबूती से ये स्थापित किए गए थे और ये बहुत ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध थे, सुने आप। अब चलिए चलते हैं बेटा, इनके बारे में हमें और जो जानकारियां मिलती हैं वो किसके द्वारा मिलती हैं, वो जानकारियां हमको मिलती हैं संगम टेक्स्ट, यानी जो जानकारियां इनके बारे में मिलती हैं उसे हम संगम टेक्स्ट कह रहे हैं, ठीक है। हमारे हिस्टोरियंस उसको संगम टेक्स्ट कह रहे हैं। ये संगम टेक्स्ट, ठीक ना। और इसमें जो है 2 राजाओं के बारे में पता चल रहा है, 2 राजाओं के बारे में, मतलब 2 वंशों के बारे में पता चल रहा है। वो वंश कौन से थे बेटा, सातवाहनास और शकाज, यानी एक वंश था सातवाहन वंश और दूसरा था शक वंश। तो चलिए लेट अस नो अबाउट सातवाहनास। सातवाहनास स्टेट वाज स्प्लिट फ्रॉम वेस्टर्न टू सेंट्रल इंडिया, यानी केंद्रीय भारत से लेकर के जो है पश्चिमी भारत तक इनका राज्य फैला हुआ था। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 2 BCE से 2 CE, यानी इन्होंने जो 4 शताब्दियों तक जो है 4 सेंचुरीज इन्होंने जो है राज्य किया था, सुना आप। 2 BC यानी बिफोर कॉमन एरा से 2 CE, 2 कॉमन एरा, 2 सेंचुरी से कॉमन एरा, यानी कि 2-2-4, इन्होंने जो 4 शताब्दियों तक जो है साम्राज्य किया था, ठीक ना। इनका जो सोशल स्टेटस था वो काफ़ी पावरफुल था, ठीक ना। दैट इज वाई दे रूल्ड 4 सेंचुरीज, इन्होंने 4 शताब्दियों तक जो शासन किया। चलिए लेट अस नो अबाउट सकास। सकास केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये जो केंद्रीय एशिया से आए थे, एंड दो स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू वेस्ट इंडिया, यानी नॉर्थ वेस्ट का मतलब जो है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत तक फैले थे, ठीक ना। और ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के द्वारा जो है इनकी इनकम होती थी। ये शक राजा थे। अब चलते हैं बेटा हम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे 4.2 डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स का मतलब बेटा, डिवाइन का मतलब होता है बेटा देवता, दैवीय, यानी जो राजा अपने को दैवीय राजा कहते हैं, दैविक राजा कहते थे, उनके बारे में चलिए चलते हैं पढ़ते हैं। हु वेयर दोज, तो बेटा दोज वेयर 2 स्टेट्स, यानी 2 राजवंश थे। दोज वेयर कुषाण एंड गुप्ता, यानी कि गुप्त, ठीक ना। वो कौन कौन से थे, कुषाणराज। चलिए लेट अस नो अबाउट कुषाणराज। कुषाणराज एम्परर रूल्ड फ्रॉम 1 सेंचुरी BC टू 1 सेंचुरी CE, यानी 2 शताब्दियों तक इन्होंने जो है 2 सेंचुरीज तक इन्होंने शासन किया था।
इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक इनका साम्राज्य जो है फैला हुआ था। इनके बारे में कैसे हमें पता चलता है? क्या इनके बारे में पता चलता है? थ्रू क्वाइंस, स्कल्पचर्स, टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, स्टेटस, इंश्रेन, यानी जो मंदिरों में, मठों में जो स्टेच्यूज बने हुए हैं उनके द्वारा पता चलता है। कैसे पता चलता है? देखिए फिर से, सी इट वंस मोर, फ्रॉम क्वाइंस, स्कल्पचर्स, टेक्स्ट जो दस्तावेज लिखे हुए मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस, और स्टेच्यूज इन श्रेन, यानी मठों में जो मूर्तियां मिली हैं हम लोगों को, यानी इतिहासकारों को, उनकी द्वारा पता चला है। जस्ट लाइक मठ नियर मथुरा, मथुरा में एक मठ है, वहाँ पे जो है एक मूर्ति पाई गई है, और वैसी मूर्ति जो है अफगानिस्तान में भी मिली है। तो दोज किंग डिक्लेयर्ड दैट दो आर जस्ट लाइक गॉड, वो लोग कहते थे, दावा करते थे कि हम तो भगवान की तरह हैं, वी आर जस्ट लाइक ए गॉड इन अवर स्टेट, ठीक ना। एंड दे कॉल्ड देमसेल्व्स देवपुत्र, वे लोग अपने आप को देवपुत्र कहते थे। इन द सेम पोजिशन वॉज द सम एम्परस ऑफ चाइनीज, ऐसी स्थिति जो है कुछ चाइनीज राजाओं की भी थी। दे आल्सो कॉल्ड देमसेल्व्स द देवपुत्र, वे भी अपने आप को देवपुत्र कहते थे। ठीक बेटा, तो चलिए चलते हैं हम, लेट अस नो अबाउट गुप्तास। दे केम फ्रॉम 4th centuries, सुने बेटा, 4वीं शताब्दी में आए थे। और गुप्तास जो राजा थे, उनके अधीन जो होते थे यानी अधिकारी, उनको हम सामंत कहते हैं। दे अपॉइंटेड सम सामंत। What was the responsibility? What was the duty of those samantas? Let us know. Let us see. Those samantas used to observe the local resources. जो लोकल रिसोर्स थे, संसाधन थे, उन पे जो वो कंट्रोलिंग पावर रखते थे, जैसे लैंड है या कोई टैक्स है, ठीक ना। होमेज, दे यूज टू प्रोवाइड द होमेज टू देयर किंग, ये अपने राजाओं को काफ़ी श्रद्धा देते थे, रेस्पेक्ट देते थे, ये उनका काम था, उनको सम्मान दिलाना पब्लिक से, खुद भी देना, ठीक ना। और मिलिट्री सपोर्ट, इनको जो मिलिट्री सपोर्ट मिली हुई थी, ये सामंत लोग जो थे, इनको मिलिट्री सपोर्ट मिला हुआ था, इनके आदेश पे मिलिट्री काम करती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था बेटा, व्हेन सामंतास thought themselves so powerful, sometimes they became kings, वे सामंत कभी कभी अपने आप को राजा घोषित कर देते थे, इनका पद छीन करके जो है अपने खुद राजा बन जाते थे, ऐसा भी जो है मिला है। और इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली है? फ्रॉम लिटरेचर, क्वाइंस, साहित्यों से मिली है, क्वाइंस से मिली है। और वो जो लिटरेचर जो मिली है हमको बेटा, उसे जो प्रशस्तीस कहते हैं, जो रिटन वर्क्स मिले हैं अबाउट गुप्तास एम्परस, दोज आर कॉल्ड प्रशस्तीज, उन्हें प्रशस्ति का नाम दिया गया। उसी में से एक फेमस प्रशस्ति है, दैट इज कॉल्ड प्रयाग प्रशस्ति, जिसे जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। उस पर क्या चीज़ें खुदाई करके लिखी गई हैं? देयर इज मैंशनड अबाउट अ किंग हुज नेम वॉज समुद्रगुप्त, उसमें जो समुद्रगुप्त राजा के बारे में उल्लेख किया गया है। एंड अ राइटर या कंपोजर ऑफ दैट वॉज हरिसेन, हु वॉज ए पोएट। जो राजा समुद्रगुप्त के बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसको लिखा किसने? उसे लिखा है हरिसेन ने लिखा है, ठीक है। तो दीज वेर द थिंग्स, आई थिंक दैट यू वुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो बेटा ये आप इसे देख लीजिएगा, और अगले दिन जो है आप 5th पॉइंट पढ़ लीजिएगा। मैं 5th पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करके भेजूंगा, और गूगल मीट के जरिए मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा, मैं इसे ही सेंड करूँगा आपको, क्योंकि उसमें जो है दिक्कत हो रही है। इसको हम आराम से बना के भेज देंगे, आप वेन एवर यू गॉट टाइम यू कैन सी दिस थिंग्स, ठीक है ना बेटा। बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट you will have to study yourself before it,
आप इसके पहले एक बार किताब को खुद पढ़ लीजिए, तो ऑल द थिंग्स वुड बी क्लियर वेरी इजीली। तो सारी बातें बहुत आसानी से आपको स्पष्ट हो जाएंगी। सो प्लीज़ आई एडवाइज यू टू स्टडी द 5th पॉइंट, ठीक ना। और उससे मैं तैयार करूँगा, अगले दिन मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक ना बेटा। तो योर ऑनलाइन गूगल मीट क्लास विल बी क्लोज, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।